जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका निमी वाले इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल पर। आप जैसे कि जानते हैं हम एनएसक्यूएफ लेवल 4 और एनएसक्यूएफ लेवल 5 की आईटीआई की 100% तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मैंने लगभग 3 घंटे की क्लासेस लेकर सुरक्षा अभ्यास, जिससे मैंने फायर के बारे में, सुरक्षा चिन्हों के बारे में और सेफ्टी के बारे में और पीपीई के बारे में, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में मैंने लगभग 3 घंटे की क्लासेस के बारे में लेकर बताया है। अलग अलग वीडियो में मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। इतना कोई भी कोचिंग वाले इतना कंटेंट सही डिलीवर नहीं करता। आपने भी शायद कोचिंग करी हो या आपको शायद नॉलेज में हो, तो कोचिंग वाले मोस्टली प्रोफेसर जो होते हैं वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस में सारी सुरक्षा अभ्यास जो होता है, सारा जो सेफ्टी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ लेकर के वो 1 से 2 क्लासेस में खत्म कर देते हैं। मैंने प्रॉपरली 3 घंटे की क्लासेस ली है। आप वहाँ जाइए और आप भी जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं किया हुआ है, और बल्कि मोर देन आपको और भी ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस में कंटेंट मिलेगा। आप प्लीज़ नोट्स बनाइए और कम्युनिकेट करिए। अभी आपको अगर फिर भी पता नहीं लग रहा है कि आपको बुक कैसे डाउनलोड करके, मैंने अलग से एक और वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं निम्मी भारत स्किल बुक कैसे डाउनलोड करें। ऐसा एक मेरा ब्लू कलर का आइकन बना हुआ थंबनेल मेरे वीडियो के अंदर, आपको वीडियो के जो सारे वीडियोस होंगे उससे आपको बना हुआ आइकॉन देखें जिसमें निम्मी का लोगो बना हुआ होगा। आप उस पर क्लिक करें, 5 मिनट का बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो सब क्विकली पता कर सकते हैं कि निम्मी की आप ओरिजिनल जो बुक है वो आप कैसे प्राप्त करें। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट 1 के सेकंड पोर्शन में पढ़ते हैं। टूल्स की तरफ अंदर एंटर हो रहे हैं। अब टूल्स पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। टूल्स से क्वेश्चन और आप जो सुरक्षा अभ्यास है, मतलब जो यूनिट 1 है निम्मी की, इससे आपको भी पता है कि हर पेपर में, चाहे वो कोई छोटा पेपर हो या फिर अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो, पर इसमें ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपको जानते हैं मैं 100% डिलीवर कर रहा हूँ। आपके देखिएगा आपके हर क्वेश्चन आपसे इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एनएसक्यूएफ लेवल 4 में बहुत शॉर्ट में टूल्स दिए गए हैं। एनएसक्यूएफ लेवल 5 में बहुत डेप्थ में टूल्स दिए गए थे 2022 की बुक में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको कुछ समय बाद। और फिर अभी जो 2024 में बुक अपडेट होकर आई है उसमें भी अगेन उन्होंने टूल्स की काउंट्स बहुत कम कर दिया है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर अगेन बहुत कम है। इसलिए हम फिर भी 2022 की जो एनएसक्यूएफ लेवल की बुक है उससे कोलैब करते हुए हम पूरी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। पीपीटी के माध्यम से आपको सारे टूल्स विथ नोट्स डिलीवर करे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टूल है कॉम्बिनेशन प्रायर। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए कॉम्बिनेशन प्रायर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं ये भी बताऊंगा इसमें क्या गलती है कि कॉम्बिनेशन प्रायर यूज कहाँ किया जाता है। तो फिर अब ये क्वेश्चन मोस्टली वाइवा में आता है। वाइवा में बेसिक क्वेश्चन अगर टूल्स के बारे में पूछ रहा है कोई भी आपका एग्जामिनर, तो ये पूछ सकता है कॉम्बिनेशन प्रायर का यूज कहाँ करा जाता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बता दूं, GTBC मतलब ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग और कटिंग। ये शॉर्टकट याद कर लिए। GT और BC तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद ही कर सकते हैं, बेंडिंग और कटिंग। GTBC ये चारों वर्ड्स आप याद कर लीजिए। रिकॉग्नाइज के लिए G से होता है ग्रिपिंग, ग्रिप करना, T से होता है ट्विस्टिंग, मरोड़ना, B से होता है बेंड करना, और C से होता है कटिंग, कट करना। ठीक है, अब यह है कॉम्बिनेशन प्रायर का आपका डायग्राम। पर इसमें अब आप क्या गलती करते हो, मैंने इसमें राउंड करा हुआ है कि ये जो साइड में बना हुआ है, ये साइड में बना हुआ है, इसे आप साइड कटर टिक कर देते हैं। ये एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि ये जो साइड में दिया हुआ है, ये साइड में आप देखिए, आप कॉम्बिनेशन करके साइड में ही दिया हुआ है, बट ये एक्चुअली में है जॉइंट कटर। ये साइड में दिया हुआ होने के बावजूद आप इसमें ऑप्शन जॉइंट कटर साइड का दोनों लिखा आएगा, तो आप इसमें साइड में होने के कारण आप क्विकली रेस में रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आप यह गलती कर देते हैं कि इस चीज को, इस पोर्शन को आप गलती से साइड कटर टिक कर देते हैं। बल्कि साइड कटर तो ये है जो सेंटर में बना हुआ है, साइड कटर ये है जो सेंटर में बना हुआ है, और जॉइंट कटर ये है जो साइड में बना हुआ है। ठीक है, बाकी जो सर्कुलर है ये पाइप ग्रिप है और सामने है ग्रिपिंग जॉ। कई बार क्वेश्चन में ये भी जाता है कि ग्रिपिंग सरफेस कौन सा होता है, तो फिर आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी ग्रिपिंग सरफेस ये वाली। इसकी ये होता है कॉम्बिनेशन प्रायर का मेन ग्रिपिंग सरफेस ये होता है, पकड़ बनाने का सरफेस ये होता है। फिर अगर पर्टिकुलरली पूछे कि पाइप ग्रिप कौन सी पाइप में कहाँ से पकड़ेंगे, तो ही आप इस पोर्शन को टिक करेंगे। A, B, C, D ऐसे 4 ऑप्शन बन के आएंगे। देखिए यहीं पे 4 ऑप्शन बने, मैंने आपको पहले ही बताया। जहां ऑप्शंस बनने की चांसेस ज्यादा होते विथ 1, 2, 3, 4 विथ 4 ऑप्शंस विथ क्वेश्चन, तो फिर वहां पर कुछ सवाल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन प्रायर से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसकी बनी होती है? फॉर्ज स्टील, कुटिल स्टील का ये बनी होती है। ठीक है, अब सेकंड टूल आता है फ्लैट नोज प्रायर। अब फ्लैट नोज प्रायर और राउंड नोज प्रायर पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए आप फ्लैट नोज प्रायर का डायग्राम देख लीजिए सामने, ये जो बना हुआ है ये फ्लैट नोज प्रायर है। ठीक है, लॉन्ग नोज प्रायर, सॉरी राउंड नोज प्रायर नहीं, लॉन्ग नोज प्रायर। ठीक है, यह फ्लैट नोज प्रायर। देखिए इसका किसी संरचना बनी हुई है। ठीक, अब आपको दिखाते हैं। ओह देखिए लॉन्ग नोज प्रायर, इसे एनएसक्यूएफ लेवल 4 ने स्किप कर दिया हुआ।
देखिए मैं अभी आपको बता रहा था, अभी मैं वही पर चर्चा कर रहा था कि एनएसकेप लेवल 4 हो चाहे 5 की अपडेटेड बुक है, इन्होंने बहुत सारे टूल्स स्किप कर दिए हैं, पर ये टूल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और पूछे जाते हैं, आपको भी पता है कि पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्लैट नोज प्रायर है यहाँ पे, तो फ्लैट नोज प्रायर ही पढ़ लेते हैं। फ्लैट नोज प्रायर का सामने का हिस्सा फ्लैट होगा, ये फ्लैट नोज प्रायर। लॉन्ग नोज प्रायर में यही हिस्सा आप डायग्राम में कम्युनिकेट करते हैं, ये हिस्सा बहुत लंबा बना हुआ था, सामने से थोड़ा सा गोल होता है। जहाँ पर मेरा थंब रखा हुआ है ना, ये थंब इतना यहाँ तक लेंथ पे आएगा, पर सामने का हिस्सा यहाँ पर गोल होगा, वो होता है लॉन्ग नोज प्रायर। ठीक है, और फिर राउंड नोज प्रायर में ये दोनों जो होते हैं, दो सर्कल आपको ऐसे बेलनाकार यहाँ पे बने दिखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखेंगे मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा। ये पीडीएफ खत्म होने के बाद जब पीपीटी पे अपन स्विच होंगे, तब मैं आपको, हम जब स्विच होंगे पीपीटी पे, तब हम आप साथ में पढ़ेंगे कि लॉन्ग नोज प्रायर और जो टूल्स छूटे हुए हैं वो मैं आपको पूरा कम्युनिकेट करूँगा। अब आता है साइड कटर। इसके दो नाम होते हैं, साइड कटर और एक होता है डायगोनल कटर। ये देखिए, अब आप अगर डायगोनल आप नहीं कन्वे करते तो आपको पता नहीं लगता कि साइड कटर ऑप्शन में साइड कटर आया ही नहीं, डायगोनल कटर आ गया, तो आप कैसे टिक करेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए साइड कटर को ही डायगोनल कटर कहते हैं। ठीक है, डायगोनल कटर या प्लायर। और फिर अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो इसे निपर भी कहा जाता है, इसका तीसरा नाम है। देखिए 3 ऑप्शन यही बन गए, इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन पर सवाल बनते हैं पेपर में। और इस मैं 100% पढ़ा रहा हूँ आपको क्वेश्चन पेपर कहीं से कहीं तक आउट नहीं होगा। मेहनत करते चलिए, साथ में पढ़ते चलिए। जैसा मैं आप रहा हूँ वीडियो को बिना बढ़ाए हुए, भले ही आप राइट कॉर्नर अपर से जाके स्पीड बढ़ा लीजिए, मल्टीप्लाई 1.25 वगैरह आप बढ़ा लीजिए, आप जितनी स्पीड कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर लीजिए, फिर बाद में कम्युनिकेट करिए, फिर बाद में पढ़ाई करिए। मुझे कमेंट पे बताएं सारी चीज़ें, आपको कहीं डाउट हो रहा है तो। पर आप तैयारी पूरी कर चलें। इस टूल का क्या नाम है? पहला है साइड कटर, ठीक है, दूसरा है डायगोनल कटर, तीसरा है निपर। ठीक है, अब इसका एक और सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल क्या था? तांबे और एल्युमिनियम तार को काटने, ये तो हो गया इसका यूज कि कहाँ करा जाता है। अब बनता है सवाल 4 mm व्यास से कम। अब ये है मेन सवाल। यहाँ पे इंसान कंफ्यूज आता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर टिक कर देगा, लॉन्ग नोज प्लायर टिक कर देगा, या फिर और कई लोग तो कटर टिक कर देते हैं। कौन सा वाला कटर? क्रिम्पिंग टूल टिक कर देते हैं। ठीक है, ये नया सेट। और क्रिम्पिंग टूल क्या होता है? वो छीलने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, वायर छीलने के लिए, कटिंग करने के लिए इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं उसे। ठीक है, 4 mm से आप सोचते 4 mm से कम आए हैं तो यार हाँ ठीक है, हम स्टेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सकते हैं पे नहीं, सवाल पे सही जवाब जाना है आपको। 4 mm से कम व्यास के तार को काट करने के लिए हम निपर कटर या फिर डायगोनल कटर या फिर साइड कटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला टूल आता है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, मैं तभी आपको जब स्टार्टिंग वीडियो पढ़ा रहा था सेफ्टी, तभी बताया था। इसे इसका शाफ्ट कहा जाता है। बस मेन जो आता है इसका सवाल यहाँ देखिए, कहीं शाफ्ट इसमें लिखा ही नहीं है। ये जो हेड ये बना हुआ है, ये यहाँ पे मार्क बनी हुई, ये पोर्शन बना हुआ है, इसे शाफ्ट कहा जाता है। ये हैंडल है, टैंक वगैरह जो सब क्या होता है मैं फाइल में समझाऊंगा। जो पोर्शन अंदर जाता है, जो से इंसुलेशन के अंदर घुसता है, उसे टैंक कहा जाता है। और फिर जो कई साइड में तो शोल्डर कहा जाता है। मैं अभी आपको जब फाइल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। नियॉन टेस्टर, ठीक है, इससे सवाल जो आता है वो ये आता है 500 वोल्ट। नियॉन टेस्टर को 100 से 250 वोल्ट तक तो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में आएगा 250 वोल्ट। अधिकतम कितने वोल्टेज पर नियॉन टेस्टर को यूज़ किया जा सकता है? ठीक है, तो टेस्टर को हम 500 वोल्ट के लिए निर्धारित होता है, इसे हम 500 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका नियॉन टेस्टर का वोल्टेज रेंज। 440 भी ऑप्शन में आ सकता है, 250 भी आ सकता है, 220 भी आ सकता है। इसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं। 440 भी होगा, बट आंसर अगर 500 दिया हुआ है तो आप 500, वैसे मोस्टली 90% चांस होती है 500 ऑप्शन में आएगा, तो आप 500 वोल्ट को वहाँ पर टिक करेंगे कि हाँ नियॉन टेस्टर को मुझे पता है 500 वोल्ट तक इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसा ना सोचें कि अरे 250 वोल्ट तक अगर आप पढ़े ना हो तो हाँ घर की लाइन 250 वोल्ट तक चलते हैं, हम उसी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट 3 फेज की लाइन भी तो होती है 440 की। वो स्टेप अगर थोड़ा बहुत हाई वोल्टेज जा रहा है तब भी वो आपको इंडिकेशन दिखाता है, और 500 वोल्ट तक वो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 500 वोल्ट तक सह सकता है। ठीक है, 415 440 तो बेसिक 3 फेज का होता है वोल्टेज, लाइन टू लाइन। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जो अलग से पॉइंट अब आने वाला सवाल है, जो कि कभी कभार अच्छे पेपर जब बनते हैं तो उसमें ये सवाल पूछा जाता है। अभी आपको पैराग्राफ रीड करके बताता हूँ। इसमें नियॉन गैस से भरा एक कांच का ट्यूब होता है, पहला। इसमें दूसरा सवाल, इसमें कौन सी गैस बड़ी होती है? नियॉन गैस। ठीक है, जिसके सिरे पर इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, उत्पन्न वोल्टता पर 300 माइक्रो एम्पियर के बीच धारा सीमित करने के लिए एक उच्च मान प्रतिरोध
एक इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में योजित किया जाता है। ठीक है, अब कितना लिमिट करना है, ठीक है, क्या यूज करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस यूज होता है। ये क्वेश्चन आता था यूपी में ही, यूपी के शायद कोई पेपर में मैंने देखा ये क्वेश्चन आया था कि किस नियॉन टेस्टर में हम किस प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे, निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ऐसा कुछ था। उसका जवाब था उच्च। क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्यों, क्योंकि ताकि वो उसकी करंट को, मतलब नियॉन गैस तो बढ़ी हुई है, साथ में नियॉन लैंप भी लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका नाम नियॉन टेस्टर है। नियॉन गैस बढ़ी हुई है ना, ठीक है। अब मुझे लैंप ब्राइटनेस, मुझे पता कैसे है लैंप ब्राइट कैसे होगा, हम उसे मैं 1 एम्पियर की या 20 मिली एम्पियर की करंट तो नहीं दे सकता, 50 मिली एम्पियर की भी दे सकता, तो मैं उसे दूंगा 300 माइक्रो एम्पियर की करंट को लिमिट करने के लिए मैं इसके श्रेणी प्रथम इलेक्ट्रोड के साथ इसमें हम लगाते हैं, हम मतलब हम नॉर्मली जो नियॉन टेस्टर होता है उसमें लगाते हैं क्या, कि एक हाई उच्च प्रतिरोध। ठीक है, ये इसके सवाल 3-4 सवाल होगा नियॉन टेस्टर से रिलेटेड, मैंने आपको कम्युनिकेट कराया, सारे चीज़ें पॉइंट ध्यान करते हैं, नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी मार्किंग दी हुई है, याद रखिए, आप ध्यान रहे। नियॉन टेस्टर हमेशा लाइव में टेस्ट करा जाता है, ठीक है, न्यूट्रल में जलाएंगे तो इसका ये ब्राइटनेस नहीं दिखाए, जलेगा नहीं, और इसको अर्थ में इस्तेमाल करें तो भी ये जलेगा नहीं, ठीक है। स्विच ऑन होने पे यहाँ पे इंडिकेशन दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं दे सकते, कंटिन्यूटी नहीं देते हैं, नीचे आपने इंसुलेटर पहना हुआ, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए आपको इसे यहाँ पर टच करना, पीछे के बैक के पोर्शन में, या फिर इसका जो पेन जैसा जो फंसाने का होता है, क्लिप जो होती है स्टील की, निप जो होती है, मेटल की निप जो बनती है, उस पर आपको टच करेंगे तब जाके ये बल्ब ग्लो करता है। कौन सा, ये नियॉन लैंप हो गया और उच्च प्रतिरोध हो गया। कितनी करंट को लिमिट करेगा, 300 माइक्रो एम्पियर। कहाँ तक यूज कर सकते हैं, किस वोल्टेज तक, हम 500 वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। ये सारे सवाल मैंने आपको, कौन सी गैस भरी होती है, नियॉन गैस, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन नाइफ हो चाहे वायर स्ट्रिपर हो, इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, इसका इस्तेमाल करा जाता है वायर्स के इंसुलेशन को निकालने के लिए, ठीक है। अब कितने डिग्री कोण पर यूज करते हैं, वाइवा में मुझसे ये पूछा गया था सवाल। अब कुछ अगर स्टूडेंट्स अगर अच्छा जवाब देता, अगर मैं भी एग्जामिनर हूँ, मैं अगर कुछ स्टूडेंट्स अच्छा जवाब दे रहे हैं तो मैं अपने वाइवा क्वेश्चनिंग थोड़ी डिफिकल्ट करता हूँ, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम वायर स्ट्रिपर कितने डिग्री कोण पर इस्तेमाल करते हैं वायर के इंसुलेशन को छीनने के लिए, तो वो कोण होता है 20 डिग्री का कोण पर, तब जाके वायर का इंसुलेशन हम निकालते हैं। और अगर इस डिग्री, अगर 90 डिग्री कोण पर हम अगर छीलने लगे, वायर के इंसुलेशन को छीलेंगे तो वायर कटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वायर को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम बहुत अधिक ज़्यादा स्लैंट करके, तिरछा करके, वायर के साथ तिरछा करते हुए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और वायर को छीलते हैं। किससे, इलेक्ट्रिशियन नाइफ से वायर को ऐसे करके हम छीलेंगे, तब जाके कट मारेंगे और फिर उस इंसुलेटर प्लायर से पकड़ के उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिशियन नाइफ इससे इस्तेमाल करा जाता है। और अगर हार्ड केबल है, लीड शीट केबल है, तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है उसको इंसुलेशन निकालने के लिए। इलेक्ट्रिशियन नाइफ को बहुत सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें, ये बहुत मेटल का होता है, ये भी बहुत स्टिफ बना हुआ, बहुत स्टिफ बॉडी होती है। अगर इंसुलेशन केबल पर आप काम कर रहे हैं, लीड शीट केबल पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन नाइफ होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो निपर कटर, जो मैंने साइड कटर बोला है, क्योंकि लीड शीट इजीली कटती नहीं है। आप प्रैक्टिकली आप अगर वर्क करेंगे तो आप देखेंगे साइड कटर होना, अगर केबल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आप उसमें सैडल फंसा रहे हैं, आप सैडल फंसा रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको काम करते समय दोनों ये टूल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर सबके पास होते हैं, बट कॉम्बिनेशन प्लायर से इंसुलेशन निकालना टफ होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैमर बहुत प्रकार के होते हैं, बट अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बॉल हैमर, बॉल पिन हैमर। अब देखिए इसका बॉल पिन हैमर, ये इसका कहलाता है फेस, इसका हैंडल, और ये होता है पिन। ये किससे इस्तेमाल करा, आप सभी को पता, नॉर्मल हैमरिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अगला टूल आते हैं, अब आता है ट्राई स्क्वायर। अभी ही रिसेंट में शायद IOCL के एग्जाम में कुछ समय पहले ही पूछा गया था, इंजीनियर्स स्क्वायर किस टूल को कहा जाता है, या फिर MP का कोई एग्जाम था, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, MP का PGCL था या पावर डिस्ट्रीब्यूशन था, या फिर हाँ PGCL के 2 एग्जाम हुए हैं ना अभी, तो शायद उनमें से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ट्राई स्क्वायर को हम इंजीनियर्स स्क्वायर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ऐसे ऑप्शंस पे दिए हुए थे, पर इसका जवाब था इंजीनियर्स स्क्वायर किस टूल को कहा जाता है, ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर स्क्वायर बना है। शायद इसी बुक से वो क्वेश्चन पेपर बना था, मुझे शायद तभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसलिए ये बुक करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, इस बुक को आपको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप ये ध्यान कर लीजिए, इंजीनियर स्क्वायर किसके कहते हैं, ट्राई स्क्वायर को हम इंजीनियर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या करें, समतलता नापने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग हथौड़े के रूप में ना करें, ये लिखा हुआ है, ठीक है।
कास्ट आयरन ढलवा लोहा का ये बना होता है, ये 90 डिग्री कोण पर होता है, इसी से ट्राई स्क्वायर कहा जाता है। ये कोण 90 डिग्री का होता है। अगर आप यहाँ से कोई कारपेंटरी वगैरह कर रहे हैं या फिर आप वो बॉक्स फिट कर रहे हैं, बिजली का बोर्ड फिट का जो एक्सटर्नल है, तो फिर आप इसको ट्राई स्क्वायर की जरूरत रहती है। आपको 100% कटिंग वगैरह जो है आप सीधी में लेके आप प्लाईवुड काट रहे हैं, इसे यूज करते आना चाहिए। ठीक है, फर्मर चीजल। अब फर्मर चीजल जो है, फर्मर चीजल जैसे आपके दिमाग में आना चाहिए लकड़ी की छिलपियाँ निकालने के लिए, लकड़ी छीलने के लिए। इसे हैमरिंग किससे करी जाती है? इसके पीछे लकड़ी का या फिर इंसुलेशन जो होता है, लकड़ी या फिर प्लास्टिक पीवीसी का इंसुलेशन होता है, जिससे हम हैमरिंग नॉर्मली तो देखें कारपेंटर हैमर से या फिर बॉल पिन हैमर से लोग कर लेते हैं, बट अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछा जाए, वाइवा में पूछा जाए कि हम हैमरिंग किस टूल के माध्यम से इससे हम हैमरिंग करी जाती है फर्मर चीजल को, तो यहाँ पे आप बॉल पिन हैमर या नॉर्मल बताएं। इसमें मैलेट क्या होता है? लकड़ी वाला हथौड़े के इस्तेमाल से इसे हम इस्तेमाल फर्मर चीजल से सहायता से हम लकड़ी का छीलना करते हैं। ठीक है, ब्लेड की चौड़ाई पहले पूछी जाती थी। ब्लेड की चौड़ाई के अनुसार इसका साइज मापा जाता है, जैसे 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm। ब्लेड की चौड़ाई विड्थ होगी, उसके हिसाब से इसका साइज मापा जाता है। ठीक है, तो फिर ये सवाल बीच में आने लगा था, एक आध बारी आया है कि ब्लेड की चौड़ाई के अनुसार इसका साइज मापा जाता है। ये है इसका सवाल कि फर्मर चीजल का साइज किस में नापा जाता है। सेकंड एक और सवाल आता था कि साइज के लिए मैं बता रहा हूँ, साइज के लिए कि जो हेक्सा ब्लेड होती है, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है, वो ब्लेड की लेंथ किस छोर से मापी जाती है। एंड टू एंड नापी जाती है, होल टू होल नापी जाती है, पिच के आधार पे नापी जाती है। ये सब ऐसे ऑप्शंस थे, उसमें आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लकड़ी को छिलाई, खुरचाई और खांचा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए लकड़ी का हैंडल है, लंबी फर्मर चीजल आपने देखी होगी, इसे कहते हैं फर्मर चीजल। टेनन सॉ, बड़ी वाली सॉ जो होती है, स्क्वायर शेप की होती है, उसे कहते हैं टेनन सॉ। इसके दांत की संख्या आप ऐसी रफली याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट प्रति 25.4 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर में 8 से 12 दांत होते हैं। ठीक है, ये तो खैर आगे आपकी किस्मत के ऊपर है, एक बार ध्यान कर लीजिए। इसकी पिच किस पे डिपेंड करती है? प्रति 25.4 mm में 8 से 12 दांत होंगे, तो ये वो टेनन सॉ में इसके दांत बड़े होते हैं। रफ आप कटिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। पतली लकड़ी वस्तुओं जैसे लकड़ी, बैटन, केसिंग केपिंग, बोर्ड और गोल ब्लॉकों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, टेनन सॉ। अब टेनन सॉ डायग्राम याद करिए। टेनन सॉ बहुत सारी सॉ में आरी आपको पढ़ाऊंगा, सॉ मतलब आरी होता है, ये होती है टेनन सॉ। ये देखिए स्क्वायर वाली ये होती है टेनन सॉ। इसकी जो विड्थ होती है 10 सेंटीमीटर की होती है, चौड़ाई जो होती है। और मैं जो बता रहा था प्रति, ये देखिए 25.4 है, मतलब ये 25.4 इतना ही होगा अगर इस ब्लेड के हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर, इतने सरफेस एरिया में इसके लगभग 8 से 12 दांत होंगे। इसे इसकी पिच कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है पिच की असलियत डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा कि पिच की रियल डेफिनेशन क्या होती है, पिच एक्चुअली में होती क्या है, ये भी सवाल पूछा जाता है पेपर में। चलिए अब आगे फाइल, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्या क्या पोर्शन होते हैं फाइल में, आपको बताऊंगा। ये होता है टैंग। टैंग मतलब आप टैंग को कैसे याद रखेंगे कि हमारा टैंग गलत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो जो टांग आप करते हैं ना, टांग लेग्स जो पढ़ते हैं, बस उससे आप ऐसे ही थोड़ा सा वर्ड को मिस प्रोनाउंस करके, गलत प्रोनाउंस करके भी आप सही चीजें याद कर सकते हैं। ये शोल्डर तो आप पकड़ लेंगे इजीली, बट टैंग और हील कहाँ होती है? हील इस पोर्शन को कहते हैं, ये होती है हील्स। ठीक है, ये है हील्स, ये है टैंग। ये जो है टैंग, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ता है। ठीक है, इंसुलेशन चढ़ के या लकड़ी का हत्था लगकर इसके हम इस्तेमाल करा जाते हैं। फाइल का इस्तेमाल कहाँ कैसा किस स्थिति में करा जाता है? फाइल को हमेशा आगे की ओर इस्तेमाल, पहले ये सवाल आता था कि फाइल को हमेशा किस पीछे की ओर रब करा जाता है, आगे की ओर रब करा जाता है, दाएं बाएं रब करा जाता है, या कैसे भी रब कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन आते थे। ठीक है, तो फाइल को हमेशा आगे की ओर, अपने से आगे की ओर रब करा जाता है। ठीक है, फाइल की शार्पनेस कैसे करना सारा आपके सिलेबस में है, या फिर मैं कहूँगा कि था, बट हाँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से था कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर कंपटीशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी पूछ सकते हैं। टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम 100% तैयारी करके तभी तो हम, अगर 100% तैयारी तब तो हमारा रिजल्ट 80% प्लस आएगा, नहीं तो हम अगर 80% तैयारी कर रहे हैं हमारे 60% आएगा, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
इसलिए मेहनत प्रॉपरली करिए और अगली बार आपको सिलेक्शन होना है, या प्लीज़ कमेंट में बताइएगा किसी का सिलेक्शन होगा। मुझे पता है बिल्कुल होगा। इस माध्यम से आपको कोई और चैनल में कोई और सब टीचर से आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसको कर लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये मुझे कंटेंट कहीं से कमी हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसी पे भी पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको डालूंगा। पर आपको ITI लेवल का, डिप्लोमा तक तो नहीं जा रहा हूँ मैं, ITI लेवल का आपको इस सीरीज़ में आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करूँगा। ठीक है, फाइल पे आते हैं। केबल फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये देखिए मैं बोल ही रहा था, इसका ये सवाल आता था। ठीक है, पहले में, इसलिए आप याद करिए। जैसे चपटी, अर्धगोलाकार, गोल और चौकोर, त्रिकोणी, ये इसके प्रकार हैं कि कितने प्रकार की फाइल आती हैं। अब ये कैसे कहाँ इस्तेमाल करी जाती है ये सवाल भी बनता है। ठीक है, पर देखिए इसमें इसके बाद फाइल का दिया ही नहीं है। एनएस्केप लेवल 4 ने बहुत छोटा बहुत कम करके इन टूल्स का परिचय दिया है आपको, जो टूल्स इनफ नहीं है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए फिर भी हम उसे कवर करेंगे, बट PPT के माध्यम से इस वीडियो के बाद में। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आया स्क्वायर पॉइंट पोकर। ठीक है, ये तो ये पॉइंट वर्ड स्क्वायर पॉइंट आएगा तो फिर आप समझिए कि पोकर के बारे में बात कर रहा है। पोकर क्या होता है? लकड़ी की वस्तुओं पर पेंच लगाने के लिए, पॉइंट छेद बनाने के लिए, या तो पंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट पंच मेटल के लिए होता है, पोकर लकड़ी के लिए होता है। ठीक है, अब वो पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच, यही आपने पढ़े होंगे, बट एक होता है फ्रीक पंच। ठीक है, अभी वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, और वही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके भी 30 डिग्री 60 डिग्री 2 कोण होते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये होता है स्क्वायर शेप का, ये पॉइंटेड शेप का। 2 प्रकार के होते हैं डायग्राम के। अगर आ गया इनकेस आपको तो फिर इससे आप बताइए। ये आगे सही देखिए, सेंटर पंच आ गया। सेंटर पंच 90 डिग्री कोण होता है। सेंटर पंच की नाक का कोण 90 डिग्री होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटर पंच के लिए इस्तेमाल करा जाता है, आगे आपको अभी ये बता रहे पढ़ा के। धातुओं पर पायलट छेद अंकित करने के लिए, मतलब पायलट मतलब ड्रिल का पिन रखना है आपको, मार्क बनाना है, इसे इस्तेमाल करा जाता है। इसे और डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम PPT बनाएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज, एक 90 डिग्री का हो गया, एक 60 डिग्री भी पॉइंट होता है और एक 30 डिग्री भी पॉइंट होता है, जो डिवाइडर मार्किंग होता है, और एक विटनेस मार्क होता है। ठीक है, 60 डिग्री विटनेस मार्क, 30 डिग्री डिवाइडर मार्क, 90 डिग्री फॉर ड्रिलिंग मार्क। ये तीनों आप याद करना है, ऐसे जैसे मुझे याद हुआ। अभी मैं जैसे आपके सामने अगर टूल आ गया ना, तो फिर आप टूल आते से आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट इतने भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपकी अगर बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, इतना भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि शुरू का ऑप्शन में ही आपने टिक कर दिया। हो सकता उससे बेहतर ऑप्शन भी नीचे मौजूद हो 4 नंबर पर, और आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, और जल्दबाजी में आपने पहला ही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए। ठीक है, ऑप्शन धैर्य से करना है सॉल्व। और अगर आप जैसे CSIR में एग्जाम होते हैं, उसमें OMR शीट आज भी ब्लैक कराई जाती है, राउंड कलर भराए जाते हैं, और आप जल्दबाजी में गलत कलर भर दिया तो फिर 2 ऑप्शन आप कलर नहीं भर सकते, आपका नंबर वहीं कट जाएगा। ठीक है, तो प्लीज धैर्य से सॉल्व करिएगा पेपर, और पेपर सॉल्व करते समय चारों ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, और क्वेश्चन प्रॉपर ध्यान से पढ़ना जरूरी कि वो हाँ में पूछ रहा है या ना में पूछ रहा है। ये भी गलती होती है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला टूल है मैलेट। मैलेट क्या होती है? मुंगरी को शीर्ष के व्यास का वजन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। अच्छा, इसे हिंदी में मुंगरी कहते हैं। मैं भी पहली बार देखिए, मैंने पहली बार पढ़ा, इसे हिंदी में मुंगरी कहा जाता है। बट पेपर में मैंने मुंगरी आज तक ऑप्शन में आते देखा नहीं है। पेपर वाले मैलेट को हिंदी माँ में एक ही मात्रा में मैलेट लिख के देते हैं। ठीक है, ये होता है मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा होता है। किसका बनाया जाता है? ये टीक वुड का बनाया जाता है। और सेकंड चीज है एक और, किसका मैंने देखा था, बबूल की लकड़ी का। ठीक है, इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आया फ्लैट कोल्ड चीजल। ये एक अकेली एकमात्र चीजल है जो कि हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में इस्तेमाल करी जाती है। इसकी लेंथ देखिए कितनी गहराई है, ये गहराई दिख रही है आपको, शार्पनेस कितनी बेंड पर है, और ये मेटल की होती है। इसे हैमर के इस्तेमाल से इस्तेमाल करा जाता है। इसके 2 आकार होते हैं, एक होता है ऑक्टागन और एक होता है पेंटागन। 8 शेप ऑक्टा अष्टभुजा, और ये 1 2 3 4 5 6 भुजा, षष्टभुजा अष्टभुज। अष्टभुज और षष्टभुज ये 2 आकार में होती है। ये आकार यहाँ पर होते हैं, इसके इतने हेड होंगे। और ये इस्तेमाल कहाँ करी जाती है?
जब हम कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो जो दीवार होती है, प्लास्टर के पहले वाली जो दीवार वॉल होती है, उस पर हम जब नालियाँ बनाते हैं, नालियाँ क्रिएट करके आप कटर चला लेते हैं, तो नालियों से हम हैमरिंग के माध्यम से, आजकल तो खैर मशीनें आ गई है, हैमरिंग ड्रिलर हैमर आ गया है, इसके माध्यम से हम नालियाँ क्रिएट कर लेते हैं। बट अगर हाथ से इस्तेमाल करें तो फिर हाथ से यही फ्लैट कोल्ड चीज़ों का इस्तेमाल करके हम नालियाँ बनाते हैं, जिसमें कंड्यूट पाइप इंसर्ट होगा और इंटरनल कंड्यूट वायरिंग करी जाएगी। इसका इस्तेमाल वहाँ करा जाता है। ठीक है, उच्च कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, उच्च कार्बन स्टील से एक और सवाल आ गया था, पहले आईटीआई में आता था और पावर वितरण जो होती है उसमें एग्जाम में आता था कि नट और बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं, तो फिर वो होता है कौन सा, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के नट और बोल्ट बनाए जाएंगे। और हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील कौन सा टूल बनाया जाता है, जो कटिंग वाला होता है। हाई कार्बन कौन सा टूल होगा, और क्रोम वेनेडियम स्टील, ये लगभग ऑल्टरनेट है दोनों के, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील, फर्मर चीजल। ठीक है, और ये कोल्ड चीजल, इनको हम किससे बनाते हैं, चीजल को हम बनाए जाते हैं उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील, इसका बनाया जाता है। ठीक है, दीवारों आदि पर छेद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट कोल्ड चीजल। चीजल बहुत प्रकार की है, बाकी है अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि कौन सी चीज़, डबटेल चीजल, मोर्टिस चीजल, ये बहुत प्रकार की चीजल से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है रॉयल प्लग टूल एंड बिट। ठीक है, अब देखिए रॉयल प्लग को हम नॉर्मली आसान भाषा में पंच कहते हैं। ठीक है, पंच वो तो है सेंटर पंच, डॉट पंच, इसे भी पंच कहा जाता है। ठीक है, अब रॉयल प्लग एक्चुअली में होता क्या है, आप अगर दीवारों में छेद करें, होल करने, कहाँ जहाँ ड्रिल नहीं कर रहे हैं वहाँ हम इस रॉयल प्लग के माध्यम से इसे हम एक हैमरिंग करके हम एक, ये पॉइंटेड रहता है यहाँ से टिप, यहाँ पीछे से हैमरिंग करके हम एक होल क्रिएट करते हैं, जैसे आपको कैलेंडर टांगना है घरों में। ठीक है, तो ऐसी जगह पे, या फिर आपको कपड़े टांगने का हैंगर, कपड़े टांगते हुए का हैंगर टांगना है, तो आप दुकान से खरीद के ड्रिल मशीन नहीं खरीद सकते, तो इससे प्लास्टर वगैरह में डैमेज कम पहुंचता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसमें खीला को आप हैमरिंग करेंगे, नेल्स को आप हैमरिंग करेंगे, तो फिर आप देखिए प्लास्टर में क्रैक आ जाता है। तो क्रैक ना आए इसलिए हम रॉयल प्लग का इस्तेमाल करते हैं। रॉयल प्लग टूल और इसके बिट, ये दो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और गिट्टी को भी हम क्या कहते हैं, रॉयल प्लग को हम उससे भी गिट्टी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम बुक में बनाया गया। रॉयल प्लग जंपर का है, ये इसका होल्डर है, इसकी टूल बिट है। ठीक है, ये और गिट्टी, इसमें पहले होल बनाएंगे, होल बनाने के बाद हम उस पर गिट्टी इंसर्ट करेंगे, फिर अपना स्क्रू उसमें कसेंगे। ठीक है, ईंटों कंक्रीट दीवारों और छत में छेद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, रॉयल प्लग। ठीक है, इसके अंदर क्या इंसर्ट होती है, गिट्टी। ठीक है, प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, गिट्टी के साथ फिर हम मजबूती देते हुए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब किसके कास्ट स्टील के बने होते हैं, क्या स्पैनर, इसे चाबी भी कहते हैं लोग, हिंदी में पाना भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ओपन हैंड दिया हुआ है, एक राउंड हेड भी आता है, बोथ साइड राउंड हेड भी आता है, ये सब आपके सिलेबस में है, बट वो कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब हैक्सॉ, फ्रेम और ब्लेड दोनों अलग अलग है, ये ब्लेड है। ठीक है, अब मैं भी आपको जस्ट सवाल बताया था कि ब्लेड, पहले पेपर में सवाल आता है भी कह सकते हैं कि इसकी ब्लेड की लंबाई हम किस आधार पर नापते हैं। एंड टू एंड मतलब कहा जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड टू एंड क्या नापते हैं, नहीं, ये होल से होल के बीच में मापी जाती है, ये होती है इसकी लेंथ। ठीक है, अब वो हेक्सा ब्लेड बोल दिया, सिर्फ हेक्सा भी पूछ लेगा तो इसका भी शायद जवाब यही आएगा, होल टू होल इसकी लंबाई नापी जाती है, ना कि एंड टू एंड, ना कि इसकी पिच के आधार पर इसकी लंबाई नापी जाती है। पिच के आधार पर इसकी ग्रेडिंग होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा घने दांत होंगे उतनी फाइन कटिंग करेगी, और जितने बड़े दांत होंगे उतनी रफ कटिंग होगी। तो फिर 8 से 12 दांत प्रति 25 mm जो 10/100 की अभी हमने पढ़े थे, उसमें रफ कटिंग होगी। और वही अगर हम वही कटिंग हेक्सा से करेंगे जिसके दांत 14, 18, 24, 32, ये देखिए 14, 18, 24, 32, इन दांतों के आधार पे हम अगर कटिंग करेंगे तो 32 दांत हो गए अगर 25 mm में, और वहाँ पे कितने थे 10/100 में 8, लगभग 8 से 12 दांत थे। तो अब बताइए 12 दांत और 32 दांत, तो ये ज़्यादा 32 दांत वाली हेक्सा ज़्यादा फाइन होगी, तो ज़्यादा फिनिश्ड वाली कटिंग करके ये देगी। भले कम पोर्शन एक बार में चलेगा, बट फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और बहुत स्मूथली रन करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं दांत प्रति 25 mm। पिच, ये सवाल पूछा जाता है कि पिच क्या होती है, एक हेक्सा की पिच क्या कहते हैं, किसे कहते हैं।
ढाई इसे 2.5 mm कर देगा, 2.5 सेंटीमीटर कर सकता है, वो भी सही जवाब है। 25 mm और 2.5 सेंटीमीटर एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो फिर 2.5 सेंटीमीटर में 25 mm होंगे, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 mm ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन अगर आप में से कोई एक आएगा पेपर में, एक पेपर कौन सा था मुझे ध्यान नहीं, उसमें इसका जवाब यही था कि 2.5 सेंटीमीटर था इसका जवाब। और बाकी की यूनिट जो दी गई 250 mm वैसी ऐसी यूनिट्स दी हुई थी, या फिर 2.5 mm ऐसी दी हुई थी, या फिर 2.5 सेंटीमीटर भी था ऑप्शन, और फिर एक और कोई ऑप्शन था, ठीक है। तो फिर 25.4 वो टेनस ऑफ की भी थी शायद उसका ऑप्शन, तो वो इसका था कि दांत प्रति 25 mm को पिच कहा जाता है, किसमें, हेक्सा में। मतलब 14 दांत होंगे 25 mm में, 18 दांत होंगे 25 mm में, या फिर वही उतनी ही स्पेस है 25 mm में, फिर दांत की संख्या बढ़ जाएगी 24 हो जाएंगी, और फिर उसी में और घनी करना है तो 32 कर देंगे। जैसे घनी होती जाएगी तो फाइननेस होती जाएगी, ठीक है। ये होता है, देखिए 14 दांत बने 25 mm में, 18 दांत की दांतों की संख्या बढ़ गई, फिर 24 दांत में और दांतों की संख्या बढ़ गई, 32 में देखिए और फाइन हो गई और दांतों की संख्या बढ़ गई। बट जो लेंथ है वो जो 25 mm की लेंथ है ब्लेड में, वो तो सेम ही है। ये ज़्यादा फाइन है, ज़्यादा अच्छा कट करके देगी, ये ज़्यादा रफ है, ज़्यादा काट के देगी, ज़्यादा पोर्शन कट करेगी, बट रफ होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब एक और चीज़, ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला ये पोर्शन पूछा जाता है, रिटेनिंग पिन, ठीक है। ये होती है रिटेनिंग पिन, और ये जो देखा जाएगा ये है विंग नट, ये भी पूछा जाता है, विंग नट इसे कहते हैं विंग नट, ठीक है। और ये पॉइंट, ये बीच में जो थोड़ा सा जो पिन जैसा दिख रहा है आपको, ये जो एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, मतलब ये तो होल्डर यहाँ पे ब्लेड पकड़ने के लिए फिक्स रहता है, यहाँ पे आप फिक्स करेंगे, आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो समझ में आएगा, पर हर किसी के हेक्सा प्राप्त करना आसान नहीं होता। यहाँ पे तो ब्लेड आपकी फिक्स हो जाएगी, बट ये विंग नट जो होता है ना, ये नट के सहायता से यहाँ पर जुड़ा होता है अंदर से, यहाँ से ये नट ऐसा ही पूरा नट बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा नट बना हुआ है विंग नट, और इसकी जो एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, ये अब जब टाइट करेंगे तो ये ऐसे बाहर की ओर खींचने लग जाता है, तो ये आपकी ब्लेड टाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे फंसाइए, इससे पहले थोड़ा लूज करिए तो ये नट थोड़ा सा अंदर चल जाएगा, फिर आप इसमें अपनी ब्लेड यहाँ फंसाइए, एक पिन यहाँ फंसाइए, फिर आप इसे टाइट करना, विंग नट को टाइट करना शुरू करिए। टाइट करेंगे तो बाहर की तरफ खींचने लग जाएगा ब्लेड को, और नट जैसे खींचेगा तो ये पूरी ब्लेड यहाँ पे टाइट होकर फंस जाएगी, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने, अब इसके बाद और नीचे पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा जा रहा है, बट मैं देख लूँ एक बार शायद कितने मिनट हो गए, इसमें शो नहीं कर रहा, चलिए नो इशू। रिकॉर्डिंग, हाँ 32 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी आधा ही हुआ है, चलिए आज आधे घंटे की अपन इसमें करते हैं। अभी दूसरी स्लाइड में आपको और पढ़ाएंगे, टूल्स देखिए यहीं तक थे, ठीक है। ये BIS आ गया, ये सारी चीज़ें, नूल नियम आ गए, BIS के रूल्स आ गए, ये सब आप इसमें बुक में दिए हुए हैं, आप इसे प्लीज़ खुद ही एक बार रीड कर लीजिएगा। ये अनुभाग के आधार पे AC में वितरण, ये सब जो नियम, एक बार आप इसे गो थ्रू एटलीस्ट रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल बूट जो होते हैं, स्टील टेप कप लगे होते हैं, ये सब बेसिक रीडिंग वाले पॉइंट से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टिफिन केस आता है, तो आप प्लीज़ इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। अरे तो क्विकली हो जाएगा, मैं गलत स्किप कर रहा था, चलो अच्छा का ध्यान हो गया, मैंने आगे बढ़ा के देखिए। अब आपको ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आप वेट उठाएंगे ना, कभी भी आप वेट उठाते हैं तो फिर कभी भी ये इस पोजीशन में उठाए, आपकी पीठ सीधी रखिएगा, दोनों पैर को वेट के आजू बाजू लगाइएगा, पैरों को वेट के आजू बाजू, बॉक्स के आजू बाजू, और फिर जैसे स्क्वाट्स मारते हैं जिम में, आप वेट यहाँ से लेकर के उठिएगा। अगर आपकी पीठ फोल्ड है और आप ऐसे झुके हुए हैं, आगे झुके हुए हैं, देखिए रॉन्ग पोस्चर इसने बताया नहीं है बुक में, दूसरी बुक से रॉन्ग पोस्चर बताया हुआ है कि आप जैसे बॉक्स उठाते समय आपका फेस आगे झुका हुआ है, या फिर आपकी पीठ, आपकी बैक जो आपकी फोल्डेड है और आप फिर उठा रहे हैं, तो आपकी जो स्लिप डिस्क की बीमारी, यहाँ पे आपकी कमर की नस खिंच जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इससे वेट के आसपास पैर लगाएं, और फिर आप पूरा बैंड होइए, आप इसे अच्छी ग्रिपिंग बनाइए, तो यहाँ साइड से हैंडल है तो ठीक, नहीं तो नीचे से ग्रिप बनाइए, प्रॉपर ग्रिप बनाइए, और फिर पूरा आप पैरों का वेट लेते हुए, पीठ पर वेट लेते हुए, पैरों पर वेट लेते हुए आप खड़े हो जाइए। फिर खड़े होंगे तो आप कैरी कैसे करना है, आपको आपका बॉडी को थोड़ी सी लीन करना है पीछे की ओर, और फिर साइड में या फिर सामने आप जैसा भी कैरी कर रहे हैं उस पोजिशन लेते हुए आपको इसको चलना है,
वेट को लेकर के चलना है। पीठ फोल्ड करें, कभी कोई सामान नहीं उठाना। ठीक है, थोड़ी सी और टूल्स बाकी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और टूल्स है, चलो मैं इससे पढ़ाई दूँ। 45 मिनट में लगभग वीडियो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम मेन जो टूल्स हैं जो बचे हुए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले होता है टैंक, ये इसे कहते हैं शैंक। टैंक, ये पीछे जो है टैंक जो अंदर घुसता, मैंने हमेशा बताया टैंक लास्ट में ही होगा। ठीक है, शैंक ये होता है शैंक। शाफ्ट भी कह सकते हैं, शैंक ये कहा जाता है। फ्लूट किसे कहा जाता है? फ्लूट जो गैप होता है ना, ये जो गैप दो नालियाँ जो बनी होती है उसे कहा जाता है फ्लूट। लैंड मतलब ये जो शार्पनेस बनी होती है, इस नाली की शार्पनेस जो कटिंग करती है उसे कहते हैं लैंड। पॉइंट एंगल, जो कि ये होता है पॉइंट एंगल, ये जो बना हुआ है नीचे कितने पॉइंटेड है, ये जो एंगल बना हुआ है नीचे कितनी शार्पनेस है, जो पॉइंट यहाँ पे ड्रिल छोर पे बना हुआ है इसे कहते हैं पॉइंट एंगल। कटिंग टिप, ये होती है कटिंग टिप, ये जो पोर्शन बना हुआ है स्टार्टिंग से शुरू होता है, ये कट करते हुए अंदर जाता है। चीजल है, ये सामने से देखने का ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, ये सब डायग्राम मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़, अब ये पेपर में आती, कभी आ गई तो आती है, वैसे अभी आगे भी इसको मैं पढ़ा था पर अभी भी देख लीजिए एक बार मैं याद करा दूं। जो भी बड़ी जो चौड़े जो ज़्यादा विड्थ की यहाँ पे ड्रिलिंग करनी होगी आपको, ज़्यादा फ्लैट हेड है, पॉइंटेड ट्रायंगुलर हेड है, जब मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया में आपको ड्रिल करना है, चौड़ा है, तो फिर वो जो बिट होगी वो हमेशा टेपर वाली होगी। एक होती स्ट्रेट, ये आप स्ट्रेट मोस्ट 7 नंबर 8 नंबर तक, या फिर हो सकता है 10 नंबर तक भी आपको स्ट्रेट मिल जाए, या फिर बड़ी हैमरिंग वाली है वो तो मिल सकती है आपको, पर लकड़ी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, वो थोड़ी वो होती है सामने से जिनमें हेड ट्रायंगुलर हेड नहीं निकला होता है, उन वाली बिट्स में हमेशा चौड़ी वाली जो बिट होती है उसमें हमेशा आपको टेपर वाला ही, आपको चौड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया वाला जो होती है, इसकी बिट्स ज़्यादा होती है, उसमें हमसे टेपर शैंक मिलेगा, उसमें स्ट्रेट शैंक कभी नहीं मिलेगा। ये सवाल कहीं पूछा गया था अभी कि टेपर जो ज़्यादा सरफेस एरिया, ये मैं जो बोल के बताया हूँ आपको, वो हमेशा टेपर शैंक में मिलेगी आपको। ड्रिल चक, ये होता है चक, जिसमें ये यहाँ पे ड्रिल का आपकी ये जो ड्रिल है ये पोर्शन यहाँ पे आपके अंदर जाएगा, ये मशीन के अंदर फिट होता है, और इसी की हैमरिंग के कारण इसी की ही ये खराब होता है तो ये चेंज होता है, ये इसके दांत ये भी खराब हो जाते हैं, ये भी रिपेयरिंग होती है ड्रिल मशीन, तो चक चेंज होता है। ये देखिए कुछ और डायग्राम बनाया है, ड्रिलिंग मशीन, ये ड्रिलिंग मशीन। ओह, ये डायग्राम पहले ITI में खुदा, ITI लेवल पर, कॉम्पिटिटिव तो नहीं, हाँ शायद कॉम्पिटिटिव में आता होगा, ये पर पढ़ना जरूरी है। अब इसमें आता क्या था? ठीक है, इसमें देखिए आप 3 हैंडल दिए, एक हैंडल ये, 2 हैंडल ये, 3, ये कौन सा टूल है? हैंड ड्रिलिंग मशीन है ये। ठीक है, एक हैंडल ये हो गया साइड वाला, एक हैंडल हो गया फिक्स वाला, एक होगा रोटेटरी हैंडल। अब वो पूछ लेता था कि मेन हैंडल कौन सा है। अब मेन हैंडल कौन सा है? स्मॉल हैंडल हो गया ये, फिक्स हैंडल हो गया ये, रोटेटिंग हैंडल हो गया ये। अब इसमें से आप बताइए, अगर आपको पूछे फिक्स हैंडल कौन सा है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये वाला रोटेटरी, आप तो ये तो बता सकते हैं कि रोटेशन वाला हैंडल ये है, ये फिक्स तो नहीं होगा। ठीक है, फिक्स ये और ये, आप देखिए कंफ्यूज होगा, एक हैंडल ये हो गया, एक ए ऑप्शन बी, ए ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन ये दे दिया, सी ऑप्शन ये दे दिया। ठीक है, और फिर इनमें से कोई भी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी, सभी, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन डी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन में से आप देखिए फिक्स हैंडल ये वाला होता है, फिक्स इसे कहेंगे, इसे कहेंगे स्मॉल हैंडल। ये नाम याद करके आपको एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको ऐसे डायग्राम कन्वे करके जाना ही चाहिए। एक बार डायग्राम को अप्रोच कर, इससे मैं कह रहा हूँ बुक का प्रिंट आउट होना जरूरी है। अगर 1 नंबर से, जिस दिन आपका 2 नंबर से पेपर चूक गया ना, उस दिन आप सोचोगे कि अगली बार मुझे अप्रोच और अच्छे से करना, उस दिन जो आपके दिल में बीतेगी ना, वो हो सकता है कि अगर आप डायग्राम देख के चल जाते तो आपका एक सवाल सही होगा। इसलिए अप्रोच में कोई, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते, हो सकता है अगली बार जब वही एग्जाम आए तो सवाल ऐसे हो जाए जो आपके टॉपिक्स पढ़ के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा पूछ लिया। इसलिए अप्रोच करो तो 100% करो, तो फिर आप बुक हमेशा प्रिंट निकाल के NSQF लेवल 4 और 5 दोनों रखेंगे प्रिंट आपके पास। मेरा कहना मानिए, नोट्स बनाते चलिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। ठीक है, स्मॉल हैंडल हो गया, साइड वाला हैंडल, साइड हैंडल नहीं कहते हैं ना, इसे साइड हैंडल कहते हैं, साइड हैंडल भी आ सकता है ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करने ऑप्शन बनते हैं, 3 ही है, फिक्स हैंडल, स्मॉल हैंडल, रोटेटरी हैंडल। ठीक है, फिक्स हैंडल ऊपर वाला है जो मेन है, यहाँ पे नीचे बिट फंसती है और ड्रिलिंग होती है हाथ से। स्मॉल हैंडल और रोटेटरी हैंडल कितने mm तक की इसमें छेद कर सकते हैं? 6.5, 6.5 mm व्यास तक का छेद इसमें किया जा सकता है। किसमें? लकड़ी में, दीवारों पर नहीं। ठीक है, ठीक है, और घरों में हम उसी कितने साइज की बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं? लगभग 7 mm की ड्रिल हम वॉल पर इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप घर की मशीन खरीद रहे हैं, आप उसके मशीन है आपके पास, तो आप ड्रिल बिट खरीदने जा रहे हैं,
तो आप उसे कहिएगा 7 mm की बिट दें, क्योंकि घरों के लिए मोर देन इनफ है। इसमें दीवार के लिए आपको दीवार बताइएगा उसे, लकड़ी वाली दीवार वाली अच्छी टपारिया क्या बिट खरीदे और इस्तेमाल करिए पर्सनल घर के लिए, ठीक है। ये हो गई ड्रिलिंग मशीन। चक्की हो गई, की ये होती है, पहले आता था ये बहुत पहले 2005-6 साल पहले, अब की ये वाला सवाल आता नहीं है पेपर। यहाँ पे की होती है ताकि बिट टाइट हो सके, ठीक है। ये लॉक लगती है इसमें, ये यहाँ से लॉक होगा और इसको हम टाइट करते हैं, इसको हम बिट को, और यहीं इससे इसकी सहायता से हम इसे ढीला करता है, बिट बाहर आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है। लास्ट की ओर चल रहा है, अंत होने वाला है इस चैप्टर का। यहाँ से ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है, ये फिर मशीन है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, फिर ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। ये आप समाप्त हो गया ये चैप्टर। इससे ज़्यादा NSQF लेवल 4 में टूल्स नहीं दिए। मैंने यही सिखाते समय, आपको बताते समय, पढ़ाते समय बताया कि कितने ज़्यादा टूल्स छूट गए हैं। अब मैं बताऊँ कितने ज़्यादा टूल्स छूट गए। ये NSQF लेवल 5 की फर्स्ट ईयर की बुक 2022 का एडिशन, जो कि मेन जिसने बहुत सारा सिलेबस आपको कवर किया हुआ। अब आप देखिए, अभी आपने सारे टूल्स पढ़े ना, अब आप देखिए, आप ही बताएंगे कि आपको कितने सारे टूल्स छूट गए, ठीक है। ये देखिए, लॉन्ग नोज प्लायर छूट गए, डायरेक्ट साइड कटर आ गया था, राउंड नोज प्लायर छूट गए, ठीक है। अभी सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, जल्दबाजी में इसमें मत वो करिए, ठीक है। ये आ गया टूल टेनेंस, ये देखिए प्लम बॉब छूट गया, फाइल के प्रकार छूट गया, रास फाइल बहुत इंपॉर्टेंट, रास फाइल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जिमलेट ये पूछा जाता है डायग्राम में, आप खुद देखिए, ये सब पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। ये एडजस्टेबल रिंच, ठीक है। ये रिंग स्पैनर, ठीक है। ये सॉकेट स्पैनर, या डायरेक्ट ब्लेड पढ़ा दिया उसने। पिंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कीले निकालने के इस्तेमाल करा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछेगा, डायग्राम आ जाता है एटलीस्ट इसका पिंसर का, तो डायग्राम पूछा जाता है। ये पोर्शन आपको उसमें दिया हुआ था, देखिए अभी लिफ्ट करनी। ये देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि रिब्स बेंड करके आपको कभी कोई वेट नहीं उठाना है, ये सारी चीज़ें स्किप कर दी उस पुस्तक में, ठीक है। अब नई पुस्तक 2024 में स्किप हो गई। ये व्रेंच मशीन जो होती है, विंच अलग होता है, व्रेंच अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। व्रेंच होता है पाना, चेन व्रेंच वगैरह जो खोलने के लिए, और विंच होती है लोड खींचने के लिए मशीन, जो कि लोड को पुल खींचने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, पुश करने के लिए नहीं। ये भी सवाल आता है, ठीक है। ये देखिए, ये रोलर की सहायता से वेट को करना ट्रिक होती है, सिखाया गया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के, ठीक है। ये आगे फाइल, ठीक है, सिंगल कट, डबल कट, इसके फाइल बास्टर्ड, डेड स्मूथ, सुपर डेड स्मूथ, ठीक है। सब फाइल, कर्व्ड फाइल, रास फाइल, ये देखिए राइस स्क्वायर, कितनी प्रकार है फाइल के। ये सारे टूल्स में स्किप हो गए, बेंच वाइज नहीं पढ़ाया उन्होंने, ये सारे टूल्स स्किप हो गए। ये बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन है, कुछ नहीं पढ़ाया गया है उस पुस्तक में, ठीक है। ये चीज़र के प्रकार में जैसे बता रहा था, ये अभी पेपर में आ रहा है, ये चीज़र के प्रकार यही अभी पूछे जा रहे हैं पेपर में। डायमंड पॉइंट ये अभी रिसेंटली पेपर में आया है IOCL के, शायद इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे पेपर से क्वेश्चन पेपर में कन्वे करता रहता हूँ, गो थ्रू होता रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं ये तो याद नहीं रख सकता कि क्या किस में आया था, बट देखिए मैं ये तो याद कर रहा हूँ ये सवाल आया था, ठीक है। टूल्स में से ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक को वो कहाँ गया, जेनी कैलिपर से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। स्क्रिबर वगैरह, ये देखिए पंच आपको सेंटर पंच और प्रिक पंच, डॉट पंच कुछ नहीं होता, निम्मी के आधार पर डॉट पंच कोई पंच ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक दो पंच होते हैं, सेंटर पंच, प्रिक पंच। ये 30 डिग्री 60 डिग्री, ये डिवाइडर मार्किंग के लिए होता है। ये देखिए डिवाइडर मार्किंग, 60 डिग्री विटनेस मार्किंग, ठीक है। ये आगे देखिए, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके नोट्स भी दूंगा। इंटरनल कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। कैलिपर के भाई आगे जेनी कैलिपर, इसका ये डायग्राम पूछा जाए कौन सा टूल है, ये वाला डायग्राम है, कोई एक डायग्राम आता है, ये दोनों में से कोई एक डायग्राम आता है, ये वाला या ये वाला। इसके जेनी कैलिपर पूछा जाए टूल का क्या नाम। देख इतने सारे टूल्स हैं, देखिए एक अलग से अपनी क्लास बन जाए। ये देखिए ये सब टूल्स, ये इंटर आउटर रेडियस के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ये बहुत ये डायग्राम आता है इसका पूछने पेपर में। मैंड्रिल वगैरह इसमें पढ़ाए हैं, इसमें भी नहीं देखा मैंड्रिल के सिलेंड्रिकल शीट। ये लकड़ी का ये डायग्राम आपको देखे होंगे पेपर में, ये क्रैक, रेडियल, शेक, कप, ये सब पूछा जाता है पेपर में। आप अगर पेपर दिए होंगे कोई पेपर में तो आप देखिए यहाँ से आता है पेपर, ठीक है। ये देखिए हैमर के प्रकार कितने प्रकार, वहाँ से बॉल पढ़ाया था। ये देखिए क्लॉ हैमर, टिक हैमर, टैक हैमर, ये सब बहुत ज़्यादा है, चलते जा रहे। कारपेंट्री हैमर, ये देखिए, ये 100 पैने करना कैसे, ये देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहे टूल्स, इतने सारे टूल्स हैं, ये सब ये पेपर बनते हैं इससे। जेक स्मेल, स्पूथ, रिबेट, इनके डायग्राम पूछे जाते हैं,
सब डायग्राम्स और इनके यूजेस सब। ये पहले अभी बिट बता रहा था, देखिए टेपर है ये चौड़ी वाली में, आप जो कह रहे थे चौड़े सर पे से अभी जस्ट बात कर रहे थे, तो ये इसमें हमसे टेपर। ये सवाल पूछा जाया था कि चौड़े सर पे जो बिट ज़्यादा बिट वाला अगर होल करना है तो इसमें जो शैंक वो होगा किस टाइप का, स्ट्रेट शैंक होगा या फिर टेपर शैंक होगा, तो टेपर शैंक होगा इसका चौड़ी सर बिट वाला। ठीक है, ये फ्लैट ड्रिल नाम यूज किया था मैंने, नाम रिकॉग्नाइज कर पाता, फ्लैट ड्रिल। ठीक है, ये स्क्रू देखिए, ये कौन सा होता है, ये किस लिए इस्तेमाल करा जाता है, सब कुछ मैंने आपको पीपीटी में, अगली पीपीटी में अपन अगले लेक्चर में आपको पढ़ेंगे। ये कहाँ रोज सब मैं इसका इस्तेमाल वगैरह बताया हूँ। ये देखिए इसके प्रकार क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। ये फाइल को पैनिक करना, 100 को कैसे पैनिक करना, इसकी स्टेप होती है, इससे भी सवाल आया था बीच बीच में। ये देखिए मोर्टिस चीजल, बिवेलाइज चीजल, ये देखिए मोर्टिस, ये बता रहा पेयरिंग, बिवेलाइज, बहुत सारे ये सवाल तीनों में से आता है। कैसे कन्फ्यूज़ करता है और ये हमेशा गलत होता है और लोगों को लगता है साइंटिफिक करके आए, क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये देखिए 100, ये की 100 है, कि ये है की 100 नहीं, ये है की होल 100, ये कंपास सा है, कौन से कर्व के, सब यही कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए कितनी प्रकार की फाइल है, सारी चीज़ें एक एक साइड में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए स्नेप वहाँ पे था ही नहीं, स्टेप स्ट्रेट बैंड स्नेप क्यों इस्तेमाल, इंटरनल कट आउटर कट किसके लिए इस्तेमाल कर जाती है। अब जाके आया पंच, ये कौन सा वाला पंच है, ये वो वाला पंच है जिसे हम रॉयल प्लग कहते हैं, ये वो वाला पंच है। कोल्ड पंच जिसे बेसिक उसमें कहा जाता है, कोल्ड चीज़ है ना, कोल्ड पंच। स्क्रू, ये तीनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है। सारा मैंने हिंदी माध्यम में आपको पढ़ाया हुआ है आगे। ये स्टेक, ये बीबल है, इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछ जाता है। ये दोनों डायग्राम बहुत आते हैं, ये भी आ जाता है, ये डायग्राम तो किसी का भी आ सकता है पेपर बनाने। नॉच के बारे में, नॉच मतलब फोल्ड कैसे करते हैं वो सब। हैम के बारे में, सिंगल एम डबल एम, ये भी सिंगल एम है, ये डबल एम है, डबल फोल्ड हैम। ये मैंने बेसिक आपको बताते चल रहा हूँ इंट्रोडक्शन की, हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ये भी अभी पेपर में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसका थर्ड वाला कौन सा, ये वाला और इसके ट्रायंगुलर वाले के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं सब आपको आगे बताऊँगा। ये डी, इसका ये फार्मूला आया था 2.5 से 3, ये फार्मूला भी रिसेंट कोई पेपर में आया था। सारे मैंने आपको कम्युनिकेट करा हुआ, आगे मैं आपको बताऊँगा किन किन सारे। ये देखिए आ गया हुआ है ड्रिल के बारे में फिर से। ये सारी मैंने पीपीटीज बनाई हुई हैं, तो खैर उसमें थी वो वाली पुस्तक में सारा पोर्शन। बस अभी टूल्स यहाँ पे चिपिंग है, ये 3 क्लियरेंस एंगल 3 बने होंगे यहाँ पे। ये देखिए 3 एंगल बने हुए, ये तीनों एंगल पे आपको ट्रिक रहती है याद करने की, वो भी याद करके रखना है। ठीक है, हाँ ये डायग्राम है, ये थोड़ा सा अगर कर सके तो अच्छी बात है। सवाल आ जाता है कई बार, ड्रिलिंग का एंगल पूछ लेता है, चिपिंग का तो नहीं, ड्रिलिंग का पूछता है, जब ड्रिल बताऊंगा मैं आगे चल के आपको। ठीक है, चलिए मैं अभी अब पहुँचूँ, आपको तैयारी, अगला वीडियो आपको डिलीवर करने की तैयारी थोड़ी सी मुझे भी करनी है। वी ब्लॉक है ये, ठीक है, किसका कास्ट आयरन का बना होता है। ये पाइप वाइज है, पाइप वाइज का डायग्राम नॉर्मली आता है, कौन सी है ये पाइप वाइज पूछा जाता है। ठीक है, ये चेन वाला है, इसके देखिए ख़त्म ही नहीं, मैं रिकॉग्नाइज बस करा रहा हूँ, पर ये देखिए टूल्स खत्म नहीं हो रहे हैं। आपको ओवरव्यू ही करा रहा हूँ, फिर भी देखिए टूल्स खत्म नहीं हो रहे, सोचिए इसे पढ़ाने में कितना समय लगेगा। ये दोनों अभी पूछा जा रहा था, ये दोनों के बारे में क्या सवाल आ रहा था वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बीच से सवाल आने लगा था पेपर, पर मेरा सही गया था, मैं पढ़ लिया था। अब आया है चैप्टर, अब जाके टूल्स खत्म हुआ है, पर चैप्टर 1 पावर अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई ना, अब ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।